हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आइए पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। अल्फोंस डोडेट वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस स्टोरी के जो राइटर है अल्फोंसे डोडेट, वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट यानी वो नोवेल लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। जो ये लास्ट लेसन है वो फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय का है जिसमें प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और प्रशिया को लीड कर रहे थे जनरल बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया उस समय कंसिस्ट करती थी जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लोरेन वो प्रशियन सोल्जर्स के हाथों में चले गए हैं। रीड दी स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि इसका इफेक्ट स्कूल लाइफ पर क्या पड़ता है। I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Himmel had said that he would caution us on participles. इन लाइनों में ऑथर बता रहे हैं कि वो स्कूल बहुत लेट गए थे उस सुबह और वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हेमिल, उन्होंने कहा था कि वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ऑथर को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए ऑथर ने सोचा कि वो वहां से भाग जाएं और अपना दिन बाहर ही बिताएं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। वहाँ उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत गर्म था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी लकड़ियों के ऊपर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉमिल का मतलब होता है लकड़ी काटने की जो फैक्ट्री होती है, उसके पीछे प्रशियन सोल्जर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब एक्सरसाइज। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। वो बहुत अच्छा नज़ारा था, पार्टिसिपेंट्स के रूल से तो बहुत ही अच्छा था, बट ऑथर के अंदर इतनी ताकत थी कि वो जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे उन्हें हटा के अपने स्कूल चले आए। वेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब ऑथर टाउन हॉल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पर बहुत काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें उस वहीं से ही आई हैं, बुलेटिन बोर्ड से। द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। जो जंग हारे थे, जो ऑर्डर्स आए थे कमांडिंग ऑफिसर से। और एन आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ। और ऑथर चलते चलते अपने आप से पूछ रहे थे कि अब क्या मैटर हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड द blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो जैसे भी जल्दी जल्दी अपने स्कूल जा रहे थे ऑथर, उन्होंने देखा ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वो जिसका नाम था वॉस्टर, जो वहाँ खड़ा था अपने अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया। और वो दोनों बुलेटिन बोर्ड रीड कर रहे थे। उन्होंने ऑथर को बुलाया और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे, अभी बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑथर ने सोचा कि वो उसकी मजाक उड़ा रहा है और वो एकदम से एम हेमल के लिटिल गार्डन यानी कि उनके स्कूल चले गए एक ही सांस में। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो ऑथर बता रहे हैं कि स्कूल रोज बहुत हल्ला रहता था। बस्टल का मतलब होता है हलचल रहती थी स्कूल में हमेशा की तरह रोज, लेकिन और वो सारी जो आवाज़ थी वो स्ट्रीट तक सुनाई देती थी। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। इतनी तेज आवाज़ होती आती थी क्लासेस से कि स्ट्रीट तक सुनाई देती थी। जैसे कि बच्चे डेस्क को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, लेसन्स रिपीट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, अपने हाथों को अपने कान पर रख रहे हैं ताकि उन्हें अंडरस्टैंड बेटर हो। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो रूलर था, स्केल था, वो टेबल पर मार रहे थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर उस दिन बहुत वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन।
मैंने सोचा था कि मैं, कमोशन का मतलब होता है हल्ला, उस हल्ले में वो दिखाई नहीं देंगे और अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन इतना क्वाइट था कि ऐसा लग रहा था संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग के दिन जैसे कुछ काम नहीं होता है ना, सब चीज़ें बंद रहती हैं, सबको छुट्टी मिलती है, वैसी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हिमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। ऑथर ने विंडो से देखा अपने क्लासमेट्स को, जो अपनी जगह पे पहले से ही बैठे हुए थे, और एम हिमेल जो उनके टीचर थे, वो आगे चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, अपने टेरिबल रूलर के साथ, जो उनकी आर्म के नीचे था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ऑथर कह रहे हैं कि मुझे डोर खोलनी पड़ी और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ और कितना डरा हुआ था उस समय। बट nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz, and we were beginning without you." पर उस दिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने ऑथर को देखा और कहा बहुत प्यार से, जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाइए लिटिल फ्रांस, हम आपके बिना ही लेक्चर शुरू करने वाले थे। तो ऑथर का नाम है इस स्टोरी में फ्रांस। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो ऑथर एकदम से उन्होंने बेंच से जंप किया और अपनी जगह बैठ गए। फिर जैसे ही वो थोड़ा ठीक हुए, उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर थे, उन्होंने ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहन रखा था, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और उन्होंने फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड दी लिटिल ब्लैक ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने छोटी सी एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप ओढ़ी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो अक्सर इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर ही पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोlemn। और उन्होंने देखा कि जो स्कूल था वो बहुत उस दिन बहुत अजीब सा लग रहा था, और सोलम का मतलब होता है गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। बट जो सबसे ज़्यादा ऑथर को जो चौंकाया जिस चीज़ ने, वो था कि जो उनके पीछे की बैक बेंचेस थी वो हमेशा जो खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, उन पर आज विलेज के गांव के लोग बैठे हुए थे बहुत क्वाइटली, जैसे कि ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड। ओल्ड हाउसर यानी कि एक पुराना आदमी जिसका नाम था हाउसर, जिनने पहनी हुई थी थ्री कॉर्नर हेड, मेयर भी थे फॉर्मर, और फॉर्मर पोस्टमास्टर, बहुत सारे लोग थे उस दिन। एवरीबडी लिव्ड सैड, सारे लोग बहुत दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम एट द एजिस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। और जो हाउसर थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर यानी कि एक पुरानी किताब जो कि साइडों से फटी हुई थी, और उन्होंने अपनी नीज पर रखी थी, और उनके चश्मा जो था वो बुक के ऊपर लाई कर रहा था। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which had used to me। जैसे कि मैं ये देख रहा था, एम हेमिल अपनी सीट से उठे और उन्होंने उसी टोन में, प्यारी सी टोन में हमसे कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace और लोरेन। जो ये ऑर्डर है ये बर्लिन यानी कि जो राजधानी है जर्मनी की आया है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में खाली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। जो नए मास्टर हैं जो जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आएंगे, और ये तुम्हारा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अटेंशन के साथ पढ़ो। व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी ऑथर को लगी। ओ दी व्रेचिस दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ऑथर को याद आया जो बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा गया था वो यही था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। ऑथर ने सोचा मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है ये, क्यों, मैं उसे हार्डली जानता था कि कैसे लिखूं, और आज से उसे और याद नहीं करूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब ऑथर को सॉरी फील हो रहा है कि उन्होंने अपने लेसन्स याद नहीं करे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी शोर सार।
ऑथर को बुरा लग रहा है कि वो पढ़ाई नहीं करते थे और अब चिड़ियों के अंडे देखते थे या बाहर जाते थे स्लाइड करते थे सार पर। माई बुक्स डेट हैड सीम सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। ऑथर कह रहे हैं जो उनकी बुक्स थी जो उन्हें बहुत भारी लगती थी, जैसे कि ग्रामर थी, जो उनकी हिस्ट्री थी सेंट्स की, वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। वो उन्हें अब पुराने दोस्त लग रहे थे जिनसे वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे। एंड एम हेमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे एंड दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और ऑथर ने सोचा कि एम हेमिल आज उन्हें छोड़ के चले जाएंगे और वो ऑथर उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे, वो भी उन्हें बहुत बुरा लगा। सारी चीज़ें भुला दी एम हेमिल, चाहे वो कितने ही सनकी थे, और उनके रूलर के बारे में भी भुला दिया। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। तो अब ऑथर को समझ में आया कि उन्होंने अपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द। अब ऑथर को समझ में आया कि वो जितने भी पुराने लोग थे वो पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर। क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि वो स्कूल नहीं गए थे अपने समय। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। वो उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक्स बोलने का। 40 साल तक उन्होंने अपनी सर्विस दी थी उस डिस्ट्रिक्ट को और उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए जो कि उनकी अब थी नहीं। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite। जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, मैंने अपना नाम सुनाई दिया और अब मेरी बारी थी डिसाइड करने की। क्या? पार्टिसिपल्स। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of for the participles all through। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी कि मैं पार्टिसिपल्स के सारे रूल बता दूं। वेरी लाउड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। बहुत तेज, बहुत क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला था, मेरे वर्ड्स जो थे वो मिक्सअप हो गए और मेरा दिल बहुत तेज तेज से धड़कने लगा और मैं अपनी नज़रें झुकाए वहीं पर खड़ा रहा। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough। तो एम हिमल कहते हैं ऑथर से कि आज मैं तुम्हें स्कोल्डिंग नहीं कर दूंगा फ्रांस, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैड सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो फ्रांस, क्या हुआ, हम रोज सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद करूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, और आज तुम देखो क्या हो गया। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यही गलती है अल्सेस के लोगों की, वो सारी चीज़ों को कल तक टाल लेते हैं। नाउ दोस फेलो आउट देयर will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। अब जो वो जर्मन लोग हैं वो हमसे कह पाएंगे तुम अपना आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी आती और नहीं बोलनी आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट ड्रील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। बट तुम बुरे नहीं हो, तुमसे भी बहुत बुरे लोग हैं फ्रांस जो जिन्हें की फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। और तुम्हारे पेरेंट्स भी लापरवाही करते थे तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो चाहते थे कि तुम फार्म या मिल पर काम करो ताकि वो थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और मुझे भी ब्लेम मिलना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों पर पानी डालने के लिए नहीं भेजा था जबकि मुझे तुम्हारे लेसन्स याद करवाने चाहिए थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं फिशिंग करने जाता था तो मैं तुम्हें छुट्टी भी देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो अब एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा बोलने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। एम हिमल कह रहे थे फ्रेंच को कि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल।
दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। जब तक एक कंट्री के लोग जो कि स्लेव बन चुके हैं अपनी लैंग्वेज पर अपना पकड़ रखेंगे, तब तक उनके पास चाबी होगी किसकी, अपनी जेल की। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, तो उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारे लेसन्स पढ़ाए। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत चौंक गया था कि मैं उस दिन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा था जो हमें समझा रहे थे। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, जो भी एम कह रहे थे वो बहुत आसान लग रहा था मुझे। आई थिंक टू डेट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे लगा कि मैं रोज उनकी बातों को ढंग से सुनता नहीं था। एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और एम हिमल ने भी बाकी दिनों में इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन यानी कि एम हिमल जितना भी वो जानते थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो सब कुछ देना चाहते थे एलसीएक्स के लोगों को। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही बारी में सारा फ्रेंच की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भरना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो ग्रामर का लेक्चर ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लेसन्स और हम राइटिंग पर आए। दैट डे एम हिमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हिमल न्यू किताबें लाए थे उनके लिए, रिटन इन आर ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिस पर लिखा हुआ था बहुत प्यारे से राउंड हैंड से, फ्रांस अल्सेस फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो लग रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्लैग फ्लोट कर रहे हैं स्कूल क्लासरूम के सब जगह। हंग फ्रॉम द road at the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तुम्हें देखना चाहिए था कि सब जने कैसे काम पे लगे हुए थे और कितने क्वाइट थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. बस एक आवाज आ रही थी उस दिन, काहे की वो थी पेन जो पेपर के ऊपर चल रहे थे। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones. तो एक समय कुछ बीटल अंदर आ गई क्लासरूम के, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं दी, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दी। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो उस समय कुछ कबूतर ऊपर क्लासरूम के ऊपर बैठे हुए कू कर रहे थे, और ऑथर ने अपने आप से सोचा कि क्या वो लोग यानी कि जर्मन उन्हें भी सिंग करवाएंगे जर्मन में, कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुक फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, जैसे ही मैं ऊपर देखता हेमल को देखता था तो वो ऑथर देखते थे कि एम हेमल बहुत मोशनलेस बैठे हुए अपनी चेयर पर और सारी चीज़ों को घूर रहे हैं। देन एट अनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ें उनकी क्लासरूम में थी वो फिक्स करना चाहते थे अपने दिमाग के अंदर। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, जबकि वो 40 साल तक उसी प्लेस पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ इट ऑफ हिम, जो उनका गार्डन था वो बाहर था विंडो के और उनकी क्लास अंदर थी उनके सामने ही। Just like that, only the decks and benches have been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. क्या क्या चेंज हो गया था, बस डेस्क और बेंच थोड़े स्मूथ हो गए थे, जो वॉलनट का ट्री था बाहर वो बड़ा हो गया था, और जो हॉपवाइन था जो उन्होंने ही बोया था वो इतना बड़ा हो गया था कि वो रूफ तक आ गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उन्हें कितना इन सारी चीज़ों ने हमारे एम हिमल का हार्ट ब्रोक कर दिया होगा कि उन्हें सारी चीज़ें छोड़ के जानी पड़ेंगी। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। फिर एकदम से आवाज़ आई उसकी सिस्टर की जो दूसरे रूम में पैकिंग कर रही थी उनके सारे कपड़े, और उन्हें उस कंट्री को लीव करना पड़ेगा अगले दिन ही। बट ही हैड द courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. But एम हिमल के अंदर इतनी करेज थी कि वो सारे लेसन सुन सकते थे आखिरी तक।
और राइटिंग के बाद उनका लेसन हुआ हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू। फिर बेबीज ने ये सारी चीजें चैंट की, बोली। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर had put on his old spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। और पीछे ओल्ड हाउसर ने अपने चश्मे पहन लिए और अपनी प्राइमर यानी कि छोटी बुक जो थी अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वो भी, ओल्ड हाउसर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद मोशन। उसकी आवाज में बहुत सारे इमोशन था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसे देख के बहुत हंसी सी आ रही थी कि सब लोग हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ओह, मुझे कितने अच्छी तरीके से याद है वो मेरा लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जैसे ही चर्च की घड़ी 12 पर आई, देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तो उसी समय जो प्रशंस थे, वो जो 100 मील से आ रहे थे अपनी एक्सरसाइज करके, उनके पैरों की आवाज़ हमें विंडो से सुनाई दे रही थी। एम हिमल स्टर्ड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टोल। एम हिमल अपनी सीट से खड़े हुए, वो बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स आई, लेकिन वो एकदम से लग गए। ऐसा लगा कि उनके गले को किसी ने दबा दिया। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। तो उन्होंने अपनी गर्दन ब्लैक बोर्ड की तरफ की और उन्होंने पीस ऑफ चौक लिया और जितनी भी ताकत थी उन्होंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे विवा ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया विवा ला फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand। वो रुके, उन्होंने अपनी जो हेड थी वॉल के अगेंस्ट लीन की और बिना कुछ बोले उन्होंने हमारे ऊपर इशारा किया। जेस्चर यानी कि इशारा किया अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल ख़त्म हो गया है, आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज ये लेसन, द लास्ट लेसन ख़त्म हो गया है। और इस लेसन से बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है अपनी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यानी कि हमारी लैंग्वेज है हिंदी। मैंने बहुत बार देखा कि हम लोग हिंदी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम शर्माते हैं हिंदी बोलने से। फ्रेंड्स, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसे हमें बोलना चाहिए, इसे हमें शर्माना नहीं चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है इसमें जो बैक एक्सरसाइज है, यानी कि ये वाले क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट और जो बीच के क्वेश्चन है थिंक एज यू रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, ये बैक एक्सरसाइज और ये बीच में ये क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन्हें इन्हें याद करना मत भूलना। तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियो बनाऊं और अगली वीडियो में आपको कुछ भी गलती नहीं मिलेगी। जब तक के लिए बाय बाय।